हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रियल एनालिसिस के एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में भी हमने डिस्कस किए थे क्या डिस्कस किया था हमने रियल एनालिसिस के काउंटेबिलिटी से रिलेटेड और सेट थ्योरी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए थे। उसके पहले भी 3 वीडियोज़ में हमने डिस्कस किए हैं। तो जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे उतना हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आज फिर ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस हम सॉल्व करें, जो भी 45 से लेके 50 मिनट्स तक का लेक्चर होगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। तो प्लीज़ वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखो। अगर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हो, और इसके साथ साथ अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन होना चाहते हो तो व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ज्वाइन हो सकते हो। और अगर आप ये फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ जो प्रीवियस वीडियो है लीनियर अलजेब्रा के, रियल एनालिसिस के और बाकी हर एक टॉपिक के, वो आप देख सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो आज ये क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17, ये दोनों ही क्वेश्चंस को हम बोर्ड पे डिस्कस करेंगे, और बाकी इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं हम उसको यहाँ पे पीपीटी पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 16 और 17 में उसको सॉल्व करना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, 16 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरीली ट्रू। नेसेसरी ट्रू मतलब वो इन जनरल ट्रू होना चाहिए। अगर ट्रू नहीं है तो एक काउंटर एग्जाम्पल देंगे जिससे कि हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एफ अगर इंजेक्टिव है तो क्या कोई ऐसा y से लेके x तक ऐसा मैप डिफाइन कर दूं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। यही सेम कंडीशन सर्जेक्टिव के लिए है। उसके बाद इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव के लिए एक कंडीशन दिया, और ये काउंटेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करेंगे बोर्ड पे। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 1-1-on-2 से रिलेटेड है, कि एक फंक्शन डिफाइन किया है z मतलब z क्रॉस z, जिसमें पहला वाला z जो है वो सारे नॉन निगेटिव इंटीजर्स हैं। तो एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ नॉन निगेटिव इंटीजर क्रॉस इंटीजर से लेके इंटीजर तक, जिसको इस तरीके से डिफाइन किया गया है। और हमें ये चेक करना है कि फंक्शन ये जो मैप है ये ऑन टू है, 1-1 है, या दोनों नहीं है, या दोनों है, इसके बारे में डिस्कस करना है। तो स्टार्ट करते हैं इन दोनों क्वेश्चंस को डिस्कस करना। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चंस को हम पहले बोर्ड पे डिस्कस करते हैं, और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसको हम फिर से पीपीटी पे डिस्कस करेंगे। ठीक है। हेलो, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 और 17 को यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। पहली बात तो क्वेश्चन नंबर 16, तो जो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, तो क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा है कि f अगर एक x से लेके y तक ये फंक्शन जा रहा है, और पहला ऑप्शन ये है कि इफ f इज अ इंजेक्टिव, अगर f एक इंजेक्टिव फंक्शन है तो हम हमेशा क्या कर सकते हैं, देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन g जो कहां से कहां तक जाएगा, y से लेके x तक, सच दैट कि मैं y का कोई भी एलिमेंट ले लूं फॉर एवरी y, हर एक y के लिए, या फिर ऐसे लिख सकते हैं सच दैट एफ ऑफ f कंपोजिट g ऑफ y इज इक्वल टू y फॉर एवरी y बिलोंग्स टू y। ठीक है, एक बार यही कंडीशन इंजेक्टिव के लिए दे रहा है, और एक बार यही सेम कंडीशन किसके लिए दे रहा है, सर्जेक्टिव के लिए। तो ये हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड फोर्थ तो इजी है, बट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकेंड को हम लोग प्रूव करेंगे। ठीक है, तो पहले को हम लोग एलिमिनेट करते हैं बाय यूजिंग काउंटर एग्जांपल, कि x से लेके y तक अगर ये 1-1 फंक्शन हो जाए, अगर एक 1-1 फंक्शन है, ठीक है, x से लेके y तक इज अ 1-1 फंक्शन, तो मैं एक मैप डिफाइन कर देता हूं, जैसे कि 1-2, और यहां पे इमेज ले रहा हूं इसका, सपोज कोई भी ऑड फंक्शन ले लो, जैसे 1-1, आप f ऑफ x इज इक्वल टू x भी सेलेक्ट कर सकते हो,
आप एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो सपोज मैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स सिलेक्ट कर रहा हूं कि 1 की इमेज 1 पे जाएगी, 2 की इमेज 2 पे जाएगी और यहां ले रहा हूं 3। तो एक्स सेट में कौन सा एलिमेंट हो गया 1 और 2, वाई में कौन सा एलिमेंट हो गया 1 2 3। अब हमें क्या करना है, एक ऐसा मैप डिफाइन करना है y से लेके x तक सच दैट कि मैं फॉर एवरी y f कंपोजिट g ऑफ y इज इक्वल टू y आ जाए, कि हर एक y के लिए, मतलब मैं अगर एक एलिमेंट 1 डिफाइन कर दूं तो एक ऐसा मैप डिफाइन कर सकता हूं कि f कंपोजिट g ऑफ y इज इक्वल टू 1 आ जाए। बट प्रॉब्लम यह है कि अगर मैं कोई भी मैप डिफाइन करूं तो 1 का प्री इमेज लूंगा 1, और जब 1 को डिफाइन करूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा 1। 2 के लिए प्री इमेज मिल जाएगा, बट जब 3 के लिए कोई प्री इमेज ही नहीं है तो कोई भी जब हम फंक्शन डिफाइन करेंगे तो 3 के लिए कोई प्री इमेज नहीं मिलेगा। अगर 3 के लिए कोई प्री इमेज नहीं मिल रहा है, इसका मतलब हम लोग उसको एफ पे अप्लाई करके वो एलिमेंट भी नहीं ला सकते। तो देयरफॉर ऐसा कोई इंजेक्टिव मैप नहीं है सच दैट कि मतलब कि अगर फंक्शन 1 1 है तो ऐसा कोई मैप नहीं डिफाइन कर सकते जो इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। ये कंडीशन 1 1 के लिए वैलिड नहीं हो रही क्योंकि 3 के लिए कोई प्री इमेज नहीं है। अगर प्री इमेज नहीं मिल रहा तो ये कंडीशंस भी सेटिस्फाई नहीं होगी, क्योंकि अगर हमको इसका इनवर्स मैप डिफाइन करना तो इनवर्स मैप कैसे डिफाइन करेंगे कि 1 की प्री इमेज 1 पे चली जाए, 2 की प्री इमेज 2 पे, तो हम लोग सिंपल y डिफाइन करेंगे। सपोज मैं g ऑफ y को x पे डिफाइन कर दे रहा हूं, तो जब मैं g ऑफ y को x पे डिफाइन करूंगा और जब उस पे f अप्लाई करूंगा, f कंपोजिट g ऑफ y, तो 1 के लिए 1 मिल जाएगा, 2 के लिए मिल जाएगा, बट 3 के लिए जब कोई प्री इमेज ही नहीं है तो उसकी एलिमेंट 3 पे नहीं जाएगी। तो देयरफॉर ये 1 1 फंक्शन के लिए ये कंडीशन वैलिड नहीं हो रहा। तो देयरफॉर फर्स्ट ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया। ऐसे हम x क्यूब लेके x⁵ लेके चेक कर सकते हैं। सेकेंड ये कह रहा है कि अगर f ऑन टू होगा तो फ्रॉम x टू y। अब थोड़ा इस चीज को ध्यान से देखो, ऑन टू फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है। अगर ये आपके पास x है, ये आपके पास कोई y सेट है और एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं f और इसको बोलना है ऑन टू फंक्शन, तो यहां का कोई भी एलिमेंट ले लो y, फॉर एवरी y यहां पे एक x मिलेगा सच दैट कि y क्या होना चाहिए, इसका इस f के अंडर में इमेज होना चाहिए। दैट इज फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कैपिटल Y देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू कैपिटल X सच दैट कि ये जो y है ये इसका इमेज होना चाहिए, यानी कि y इज इक्वल टू f ऑफ x। कोई भी एलिमेंट का प्री इमेज यहां पे होना चाहिए। ये हमारा ऑन टू फंक्शन का मैथमेटिकल डेफिनेशन है। अब इसी का यूज करके हम प्रूव करेंगे। f ऑन टू है, सपोज f इज ऑन टू है, तो लेट f x से लेके y तक कैसा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन। f इज ए फंक्शन फ्रॉम x टू y, ये ऑन टू फंक्शन है, बी ऑन टू फंक्शन। तो देयरफॉर फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कैपिटल Y देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू कैपिटल X सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू y। ये हमारे पास कंडीशन हो गया। अब हमें एक ऐसा फंक्शन डिफाइन करना है g जो y से लेके x तक जा रहा है सच दैट कि अगर मैं y का कोई भी एलिमेंट ले लूं तो जो f कंपोजिट g ऑफ y है वो किसके इक्वल आना चाहिए, y के इक्वल आना चाहिए। अब ध्यान से सुनो, मैं g ऑफ y को ऐसा क्या डिफाइन कर दूं कि आंसर y आ जाए। तो आप बोलोगे सर आप g ऑफ a को क्या डिफाइन कर दो, x, क्योंकि f क्या कर रहा है x को y पे लेके जा रहा है। तो देयरफॉर अगर मैं g ऑफ y को x डिफाइन कर दूं तो उसकी इमेज क्या हो जाएगी, y। तो g ऑफ y x, तो इसको मैं क्या डिफाइन कर दे रहा हूं, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो देयरफॉर मैं एक फंक्शन डिफाइन करूंगा, लेट g इज अ फंक्शन गोइंग फ्रॉम y टू x, एंड इसको डिफाइन करेंगे कि कोई भी y ले लो उसकी इमेज कितना जाएगी, x। तो सच दैट अगर मैं g ऑफ y के प्लेस पे x पुट कर रहा हूं तो f ऑफ x इज इक्वल टू y फ्रॉम स्टार फॉर एवरी y बिलोंग्स टू, क्योंकि हर एक y के लिए प्री इमेज मिल रहा है। तो देयरफॉर
हर एक y के लिए मैं x डिफाइन कर दूंगा और जैसे ही इसके प्लेस पे x पुट करूंगा तो f ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो देयरफॉर ऑन टू फंक्शन के लिए ये कंडीशंस वैलिड हो रहा है। तो देयरफॉर सेकेंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब आते हैं थर्ड और फोर्थ पे। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या था, ऑप्शन नंबर थर्ड ये कह रहा है 1 1 और ऑन टू पे हमारे पास कंडीशन आ गई कि अगर एक फंक्शन इंजेक्टिव है, कहां से कहां तक, x से लेके y तक, तो पहली चीज यहां से क्या इंप्लाई होता है, जैसे हमारे सामने इंजेक्टिव आ गया इसका मतलब कार्डिनलिटी ऑफ x इज लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ y। तो क्वेश्चन ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी ट्रू, कि कौन सा इसमें से पक्का ट्रू होगा। इंजेक्टिव के लिए हमारे पास ये कंडीशन आ जाती है। अब वो ये कह रहा है कि x अगर फाइनाइट है, अरे सॉरी, y अगर काउंटेबल है तो x क्या होगा, फाइनाइट होगा, ऐसा कह रहा है। अब एक ध्यान दो, y काउंटेबल है तो x का फाइनाइट होना जरूरी नहीं है, क्योंकि लेस देन इज इक्वल टू बोला है तो x को हम लोग क्या ले सकते हैं, x को हम लोग काउंटेबली इनफाइनाइट भी तो ले सकते हैं, क्योंकि काउंटेबली इक्वल भी पॉसिबल है। तो अगर मैं इसको काउंटेबली फाइनाइट ले लूं, यानी कि यहां पे नेचुरल नंबर ले लूं और यहां पे भी नेचुरल नंबर ले लूं, तो नेचुरल दोनों इक्वल है और दोनों ही काउंटेबली इनफाइनाइट है, और उसके बीच में क्या मैप होगा, इंजेक्टिव मैप डिफाइन होगा। तो इस ऑप्शन से एलिमिनेट हो गया, मतलब नेसेसरी ट्रू नहीं है ये। तो थर्ड ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि अगर सपोज ऑन टू फंक्शन है, f इज ऑन टू फंक्शन, अगर f एक ऑन टू फंक्शन है, और पहला कंडीशन क्या कह रहा है कि यहां पे अगर सपोज y इज अनकाउंटेबल देन x इज x अगर अनकाउंटेबल है तो y क्या होगा, काउंटेबली इनफाइनाइट होगा। पहले देखो, जैसे ऑन टू माइंड में आ गया, आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि कार्डिनलिटी ऑफ y ये लेस देन इज इक्वल टू होगी कार्डिनलिटी ऑफ x। अब अगर x अनकाउंटेबल हो गया तो y को मैं क्या ले सकता हूं, अनकाउंटेबल भी ले सकता हूं, काउंटेबली इनफाइनाइट, बट स्मॉलर लेना है। बट ये कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ काउंटेबली इनफाइनाइट होगा, बट ऐसा नहीं है। मैं यहां पे इसकी कार्डिनेटी c ले लूं तो इसकी कार्डिनेटी अगर c भी होगी तो भी ऑन टू फंक्शन एग्जिस्ट होगा, काउंटेबली इनफाइनाइट हो ऐसा जरूरी नहीं, तो नेसेसरीली ट्रू नहीं है। हम लोग यहाँ पे रियल ले सकते हैं, तो एक ऑन टू फंक्शन भी एग्जिस्ट होगी जिसमें x अनकाउंटेबल है और y भी अनकाउंटेबल, यानी कि y काउंटेबली इनफाइनाइट नहीं। तो इस ऑप्शन से हमारा फोर्थ ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। तो देयरफॉर हमने क्या देखा कि क्वेश्चन नंबर जो 16 के ऑप्शन नंबर 2 ट्रू है, बाकी फर्स्ट 3 और 4 ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे बाय काउंटर एग्जांपल। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, जैसा कि आपने देखा क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, 1 1 ऑन टू पे है, एक फंक्शन डिफाइन कर दिया है कि f ऑफ n इज इक्वल टू f ऑफ mn इज इक्वल टू 2 रेज टू m 2n प्लस 1, इस तरीके से डिफाइन कर दिया है। जिसमें m क्या है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स है और जो n है वो कोई भी इंटीजर्स है, क्योंकि जो मैप है, मैप कैसे डिफाइन किया है कि f इज अ z ग्रेटर देन इज इक्वल टू क्रॉस z टू z, इस तरीके से फंक्शन डिफाइन किया है। अब ध्यान से सुनो, हम 1 1 चेक करेंगे, ऑन टू चेक करेंगे। एक्चुअली देखो ये ऑन टू फंक्शन तो नहीं होगा, ऑन टू फंक्शन के लिए क्या होगा, अब इंटीजर्स है, इंटीजर्स के हर एक एलिमेंट के लिए प्री इमेज आना चाहिए। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं 0 के लिए प्री इमेज देखना चाहूं तो यानी कि यहां पे मैं इसका 0 के लिए मुझे प्री इमेज ढूंढना है, यानी कि ऐसी कोई एलिमेंट होनी चाहिए जिसका आंसर कितना आ जाए, 0 हो जाए। दैट इज f ऑफ mn इज इक्वल टू 0, वेयर m बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब हम ऐसा m और n ढूंढेंगे जिसमें m पॉजिटिव हो और n क्या हो, अच्छा ये पॉजिटिव में ना ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 भी होगा तो भी चलेगा, तो ये हमको ढूंढना है। यहाँ पे ये पॉजिटिव नहीं है, ऐसा लिखो m बिलोंग्स टू पॉजिटिव यूनियन 0, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहां ध्यान से, ये 0 कब होगा,
जब या तो 2:m इज इक्वल टू 0 और 2n+1 इज इक्वल टू 0। ये तो ऐसे ही हट गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका मतलब 2n+1 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर n इज इक्वल टू -1/2। बट n हमने पहले ही बोल दिया है कि जो n है, जो n होगा वो क्या है, ये डजंट बिलोंग्स टू z, ये इंटीजर को नहीं बिलोंग कर रहा है, ये रैशनल नंबर है। तो ऐसा कोई mn नहीं है जिसके लिए मुझे इमेज क्या मिल जाए, 0। यानी कि 0 के लिए कोई भी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं हो रहा है। कहां पे, z क्रॉस ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 क्रॉस z, यानी कि सारे नॉन नेगेटिव इंटीजर से लेके z तक, मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में कोई m नहीं है और ना ही कोई z में ऐसा कोई इंटीजर है जिसके लिए मुझे 0 इमेज मिले। तो ऑन टू तो हमारा एलिमिनेट हो गया। अब आता है 1 1 फंक्शन के। 1 1 चेक कर लेते हैं। 1 1 के लिए क्या करते हैं कि अगर कोई भी दो इमेज सेम है, इसका मतलब वो एलिमेंट भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ताकि 1 1 फंक्शन के कंडीशंस को ये सेटिस्फाई। तो देयरफॉर लेट मैं दो फंक्शनल वैल्यू ले लेता हूं, f ऑफ ए बी इज इक्वल टू f ऑफ एम एन, वेयर ए एम बिलोंग्स टू z नॉन नेगेटिव इंटीजर और b और n बिलोंग करना चाहिए z को। ये कंडीशन लेके चल रहा हूं। तो देयरफॉर इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2a 2b+1 2m इज इक्वल टू 2n+1। देयरफॉर इसको ये साइड लेके आएंगे तो 2a माइनस m 2b+1 इज इक्वल टू 2n+1। अब मैं यहाँ पे 1 लिख सकता हूं। अगर मैं कंपेयर करूं तो ये वैल्यू इसके इक्वल आ जाएगी, ये वैल्यू इसके इक्वल। तो 2a माइनस m इज इक्वल टू 1 और 2b+1 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसको मैं ले सकता हूं 2:0। तो देयरफॉर a माइनस m इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 2n+1। तो यहां से 1 1 कैंसिल, फिर इसके बाद 2b इज इक्वल टू 2n, तो यहां जाएगी a इज इक्वल टू m और ये हो जाएगा b इज इक्वल टू m। तो देयरफॉर ab इज इक्वल टू mn। तो ab इज इक्वल टू mn आ गया। हम लेके कहां चले थे, f ऑफ ab इज इक्वल टू f ऑफ mn, और हमें मिला क्या, ab इज इक्वल टू mn। क्योंकि दो ऑर्डर पेयर इक्वल कब होते हैं, जब उनका कॉम्पोनेंट वाइज एलिमेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। और हमको मिल गया a इज इक्वल टू m, b इज इक्वल टू n। तो देयरफॉर द ऑर्डर पेयर ab इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर mn, वेयर ab बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर नॉन नेगेटिव इंटीजर एंड mn बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। ठीक है। तो देयरफॉर ये जो फंक्शन है हमने डिफाइन किया है, वो फंक्शन क्या है, ऑन टू 1 1 है बट नॉट अ ऑन टू फंक्शन। तो ठीक है। तो ये दो एग्जाम्पल हमने बोर्ड में कर लिए, बाकी सारे एग्जाम्पल्स इजी हैं। तो आगे के एग्जाम्पल जो हम कैसे डिस्कस करेंगे, पीपीटी में डिस्कस कर लेते हैं। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे कि इसमें जो ऑप्शन नंबर जिसमें 1 1 दिया है वो ऑप्शन राइट हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है। देखो, तो हमने क्या देखा कि क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर है वो हमारा फर्स्ट ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया था, सेकेंड ऑप्शन ट्रू है, बाकी थर्ड और फोर्थ को हमने एलिमिनेट कर दिया। तो फर्स्ट थर्ड फोर्थ के लिए हमने काउंटर एग्जांपल दिया, बाकी सेकेंड को हमने इन जनरल प्रूव किया कि ये सर्जेक्टिव मैप के लिए इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 17 भी डिस्कस किया कि क्वेश्चन नंबर 17 में ये जो मैप है ये 1 1 तो है बट नॉट ऑन टू है। तो देयरफॉर फर्स्ट ऑप्शन भी रॉन्ग, कह रहा है कि ऑन टू है बट नॉट 1 1, ये भी रॉन्ग है। बाकी दोनों भी नहीं है, और ये कह रहे हैं नाइदर 1 नॉट ऑन टू, बट ये 1 1 है। तो देयरफॉर फोर्थ ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। तो आगे के जो क्वेश्चन है हम यही डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, पहले ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 18 ये कह रहा है कि एस एक सेट डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है। इस सेट के अंदर वो सारे ऑर्डर पेयर होंगे x² प्लस y² इज इक्वल टू 1/n², वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, आइदर x बिलोंग्स टू q और y बिलोंग्स टू q। अब थोड़े ध्यान से समझो, वो सारे ऑर्डर पेयर लेने हैं जो एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि x² प्लस y² इज इक्वल टू 1/n²। तो पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि जो x और y है उसको सिलेक्ट कहां से कर रहे हैं। अगर मैं ध्यान से देखूं तो x q से सिलेक्ट कर रहे हैं
y को भी हम q से सिलेक्ट कर रहे हैं और n को भी हम नेचुरल नंबर से सिलेक्ट कर रहे हैं। तो जो हमारा सिलेक्शन है, सिलेक्ट करने का जो हम चूज कर रहे हैं वो कहाँ से कर रहे हैं, रैशनल से कर रहे हैं। और रैशनल अपने आप में काउंटेबल है, रैशनल और नेचुरल दोनों ही क्या है, काउंटेबल है। तो जब हम एलिमेंट को सिलेक्ट कर रहे हैं रैशनल से, तो जो ऑर्डर पेयर बनेंगे उसके पास कितने चॉइसेस होंगे, मैक्सिमम चॉइसेस काउंटेबल होंगे, अनकाउंटेबल तो यहाँ पे आएगा नहीं। यही अगर एक्स वाई हम रियल के लिए चूज करते हैं तो हमारे पास अनकाउंटेबल ऑप्शन होते हैं। बट यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में दे दिया है कि एक्स और वाई को जो सिलेक्ट करना है, जो हमें इस एलिमेंट को कहाँ से उठाना है, तो रैशनल से उठाना है। तो देयरफॉर इसके पास कितने एलिमेंट हो जाएंगे, काउंटेबल। पहला कह रहा है कि एस एक फाइनाइट है, नॉन एम्प्टी सेट, तो फाइनाइट नहीं है क्योंकि रैशनल जो है ये काउंटेबली इनफाइनाइट होता है, डिन्यूमरेबल, एन्यूमरेबल। कह रहा है एस काउंटेबल होगा, हाँ तो काउंटेबल में दोनों आ जाते हैं, काउंटेबली इनफाइनाइट भी आ जाता है। थर्ड कह रहा है अनकाउंटेबल, तो अनकाउंटेबल भी नहीं होगा। फोर्थ कह रहा है एम्प्टी, एम्प्टी नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे, ये तो आप डिफाइन कर सकते हो। जैसे x को ले लो 1, y को ले लो 0, तो 1 का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1/1 के स्क्वायर। तो n को 1 ले लो, x को 1 ले लो और y को 0 ले लो, या फिर y को 1 ले लो, x को 0 ले लो, या फिर 1/2 करके इस तरीके से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन होंगे, बट जो भी ऑप्शन होंगे वो सारे क्या होंगे, काउंटेबल होंगे। तो एम्प्टी तो नहीं है। तो देयरफॉर इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सिंपल क्या हो जाएगा, हमारे पास आंसर फर्स्ट भी रॉन्ग, सेकेंड राइट, बाकी थर्ड और फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा एक बात है, ये जो आपके सामने ये जो मैं लेक्चर ले रहा हूँ इसे आप एक टेस्ट सीरीज जैसे देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो, वीडियो को देख के खुद से पहले ट्राई करो, उसके बाद एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। अगर आपको ऑलरेडी अगर आपका जो भी आपका मतलब टेक्निक है अगर वो सेम है तो ठीक है, अगर आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो आपको आइडिया मिलेगा कि किस टेक्निक से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो ऐसे ही आपके पास यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। मैं बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग नोट्स से उठा के लाया हूँ। जितने भी नोट्स हैं, हर एक नोट्स में से जितने भी क्वेश्चंस हैं किसी भी क्लासेस के, वो सब सारे मैंने इसमें इंक्लूड किया। तो आप इसको एक टेस्ट सीरीज के तौर पर देख सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्विवेलेंट टू आर। जैसे आपके माइंड में आ गया इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मतलब दो सेट होंगे। सपोज अगर दो सेट है, सपोज ए सेट और एक सेट ले लो बी, दोनों को आपस में क्या बोलना है, इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट कब होंगे, जब दोनों की कार्डिनलिटी क्या होगी, इक्वल हो जाएगी। अगर कार्डिनलिटी इक्वल है तो हम कहेंगे कि ये दो सेट आपस में क्या है, सिमिलर है, इक्विवेलेंट है, इक्विपोटेंट है, ये सारे हो जाते हैं। ठीक है। अब रियल नंबर की कार्डिनलिटी क्या है, सी। सी मतलब नेचुरल नंबर के पावर सेट की कार्डिनलिटी। अब 0 ओपन इंटरवल 0 1, तो ओपन इंटरवल 0 1 को हम बता सकते हैं कि ये किसके इक्विवेलेंट है, रियल नंबर के। हम रियल लाइन ड्रॉ करते हैं, ऐसे एक इंटरवल है, इंटरवल का मैं इस तरीके से सेमी सर्कल बना दूंगा और इसके हर एक पॉइंट के लिए 1 to 1 करस्पॉन्डेंस में डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है। तो हर पॉइंट के लिए एक पॉइंट मुझे कहाँ मिल जाता है, रियल नंबर पे। और ये सपोज मेरा सेंटर है, सेंटर से अगर मैं इस तरीके से हर रियल नंबर पे डिफाइन करूं तो एक पॉइंट इंटरवल पे मिल जाएगा, और सेंटर से और इंटरवल से कट करूं तो हर एक इंटरवल के हर एक पॉइंट के लिए मुझे रियल पे एक पॉइंट मिल जाएगा और रियल के हर एक पॉइंट के लिए इंटरवल पे। या फिर मैं इसी को एक 0 1 लेंथ का इसका लेके इसी का अगर मैं सर्कल बना दूं और रियल लाइन के एक इनफाइनाइट लेंथ का अगर पूरे जोड़ के, इनफाइनाइट लेंथ को वैसे जोड़ नहीं सकते, इसके लिए हम पूरा क्या सर्कल नहीं लेते। आई मतलब इरेशनल, वी नो दैट कि इरेशनल भी कैसा होता है, अनकाउंटेबल। इसको हम लोग किस रिजल्ट का यूज करके प्रूव करते हैं कि यूनियन ऑफ टू काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। तो हमें पता होता है रियल नंबर, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, क्यू और क्यू का कॉम्प्लीमेंट। ये अनकाउंटेबल है, कार्डिनलिटी सी। ये काउंटेबल है, कार्डिनलिटी अलिफ नॉट। तो सपोज ये भी काउंटेबल है, अगर काउंटेबल है तो यूनियन ऑफ टू काउंटेबल सेट इज काउंटेबल।
तो रियल नंबर काउंटेबल, बट विच इज़ नॉट ट्रू, तो देयरफॉर ये काउंटेबल नहीं हो सकता, तो क्या हो जाएगा अनकाउंटेबल। तो ये भी किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। और दूसरी बात, इरेशनल किससे बड़ा है, नेचुरल नंबर से, और किससे छोटा है, रियल नंबर से। अब उसके बीच में आ रहा है, तो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी कार्डिनल नंबर बिटवीन द कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर एंड कार्डिनलिटी ऑफ रियल नंबर। तो n और रियल नंबर के बीच में कोई ऐसा सेट नहीं है जिसका कार्डिनलिटी दोनों के बीच में है, दोनों के बीच में कार्डिनल नंबर हो, ऐसा कोई सेट नहीं है रियल और नेचुरल नंबर के बीच में। अगर होंगे तो या तो वो रियल नंबर के इक्विवेलेंट है या तो वो नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंट है, बट दोनों के बीच में हो कार्डिनल नंबर, ऐसा कोई सेट नहीं। तो देयरफॉर आई का भी कार्डिनलिटी कितना होगा, c, और c के इक्वल है, इसका मतलब वो रियल के इक्विवेलेंट हो गया। मतलब हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन भी राइट, सेकेंड ऑप्शन भी राइट। अब एक इंटरवल के अंदर अगर मैं सारे इरेशनल ले लूँ तो सेम कॉन्सेप्ट, इंटरवल इक्विवेलेंट होता है रियल नंबर के, तो इंटरवल की कार्डिनलिटी सी। अब इंटरवल के अंदर रैशनल्स भी होंगे और इरेशनल्स भी होंगे, तो रैशनल तो उसके अंदर काउंटेबल होंगे। अब इरेशनल भी अगर काउंटेबल ले लूँ तो प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि दोनों का यूनियन काउंटेबल, मतलब इंटरवल भी काउंटेबल, तो ये तो पॉसिबल नहीं। तो देयरफॉर इंटरवल के अंदर कितना भी छोटे से छोटा इंटरवल सेलेक्ट कर लो, उसके अंदर इरेशनल कितने होंगे, अनकाउंटेबल होंगे, एक्सेप्ट एम्प्टी सेट और सिंगलटन सेट इंटरवल को छोड़ के। अगर एम्प्टी इंटरवल सिंगल इंटरवल को छोड़ दे तो कोई भी कितना भी छोटा इंटरवल कंसिडर कर लो जिसमें एटलीस्ट 2 पॉइंट है, तो उसके अंदर इरेशनल कितने होंगे, अनकाउंटेबल। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया होगा। तो इसमें कौन से ऑप्शन राइट हो गए, 1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3 राइट है, बाकी 4th ऑप्शन रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट हैज अ 1-1 करस्पॉन्डेंस विद द एन, यानी कि 1-1 करस्पॉन्डेंस का मतलब दोनों के बीच में बाइजेक्टिव मैप डिफाइन हो, दोनों के बीच में 1-1 ऑन 2 फंक्शन डिफाइन हो, दोनों सिमिलर हो, दोनों इक्विवेलेंट हो। ठीक है, वो सब एक ही वर्ड, मतलब एक ही मीनिंग होता है। तो इसका मतलब नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी जिस सेट के इक्वल होगी तो वो दोनों के बीच में 1-1 करस्पॉन्डेंस हम डिफाइन कर सकते हैं। देयर एग्जिस्ट अ 1-1 ऑन 2 फंक्शन। क्यू काउंटेबल है, क्यू को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में, वेयर p बिलोंग्स टू इंटीजर विच इज काउंटेबल, q बिलोंग्स टू इंटीजर विच इज काउंटेबल। बाकी इंटीजर को तो हम लोग एक मैप डिफाइन करके प्रूव कर सकते हैं वो काउंटेबल है। या फिर q को हम लोग क्या लिख सकते हैं, z क्रॉस z, ऐसे ही ना z क्रॉस z के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर पहला एलिमेंट p बिलोंग करेगा z को, q बिलोंग करेगा z को। तो और एक तरीका है, हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से, ये वाला मेथड कि एक बार डिनोमिनेटर को फिक्स करके न्यूमरेटर को चेंज करेंगे और न्यूमरेटर को फिक्स करके डिनोमिनेटर, इस तरीके से भी काउंटिंग करते हैं हम लोग, डायगोनल वाइज और एंटी डायगोनल वाइज। तो ये बहुत सारे टेक्निक हैं जिसका यूज़ करके हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि काउंटेबल क्यों क्या है, कि कार्डिनलिटी नेचुरल नंबर के इक्वल होती है, नेचुरल नंबर के कार्डिनलिटी के इक्वल होती है। तो देयरफॉर ये भी n के इक्वल। सेकेंड क्या कह रहा है, 0-1 में से सारे इरेशनल हटा दो। 0-1 में काउंटेबल भी है अनकाउंटेबल भी है, अगर मैं इसको हटा दूं, अरे इरेशनल भी है और रैशनल भी है, इरेशनल को हटा दूं तो क्या बचेगा, रैशनल। तो रैशनल कैसा होता है, काउंटेबल। तो ये दोनों ऑप्शन राइट। फाइनाइट सेट इक्विवेलेंट होता है Sn से, Sn इज सम फाइनाइट सेट विद n एलिमेंट। तो अगर ये सिंगल एलिमेंट है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, वो सारे सेट जिसके पास एक एलिमेंट हो, लेकिन n के पास तो अनकाउंटेबल एलिमेंट, अरे काउंटेबली इनफाइनाइट नंबर है, तो देयरफॉर ये ऑप्शन रॉन्ग। अब ये ध्यान दो, n z q, n काउंटेबल नेचुरल नंबर, z काउंटेबल, इसकी भी कार्डिनलिटी नेचुरल नंबर के इक्वल है, q की भी कार्डिनलिटी नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी के इक्वल है। तो देयरफॉर n का कार्डिनल नंबर, z का कार्डिनल नंबर, c का कार्डिनल नंबर, तीनों का कार्डिनल नंबर अलिफ नॉट। तो काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। तो देयरफॉर ये भी काउंटेबल, ये भी काउंटेबल और ये भी काउंटेबल, और इसका जो कार्डिनल नंबर होगा वो अलिफ नॉट। वैसे तो काउंटेबल ए भी है बट वो काउंटेबली इनफाइनाइट नहीं है, किसके इक्विवेलेंट नहीं है, नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंट नहीं है। तो देयरफॉर फर्स्ट सेकंड फोर्थ ऑप्शन राइट होंगे, बाकी थर्ड ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा।
काउंटेबल में दो होते हैं, एक काउंटेबली इनफाइनाइट और एक फाइनाइट सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, यानी कि स्टेटमेंट गिवन है और ये चेक करना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट, रियल नंबर अनकाउंटेबल, ट्रू। सेट ऑफ रैशनल नंबर, 0 1 के अंदर रैशनल नंबर काउंटेबल होते हैं, यस। जितने भी रैशनल नंबर हैं वो काउंटेबल है, यस। सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर इज काउंटेबल। फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि तीनों ऑप्शन करेक्ट है और ये कह रहा है कि नन ऑफ द अबो करेक्ट, तो देयरफॉर फर्स्ट सेकेंड थर्ड राइट, बाकी फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो इजी इसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं ताकि एग्जाम में अगर आपके क्वेश्चंस ये सब, और हाँ पेपर में कभी कभी होता है कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट इजी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एस के अंदर कंटेंट्स हैं सारे इरेशनल नंबर ऑफ द टाइप रूट पी इज अ प्राइम नंबर, √2, √3, √5, √7। इससे ये जो जितने भी नंबर है ना, ये अलजेब्राइक नंबर है, अलजेब्राइक नंबर है। और अलजेब्राइक नंबर के सारे नंबर्स नहीं ले रहे, सिर्फ प्राइम नंबर ले रहे, अलजेब्राइक में सारे आ जाते हैं। अब ध्यान सुनो, ये है सेट ऑफ अलजेब्राइक नंबर और उसके अंदर कुछ नंबर्स में ले रहा हूँ जो मेरा सेट है एस। अब अलजेब्राइक नंबर क्या होता है, जैसे कि मैं एक एलिमेंट उठा रहा हूँ ए को अलजेब्राइक बोलूँगा, इसका मतलब ये सॉल्यूशन होगा एक ऐसे पॉलिनोमियल का जिसका कोएफिशिएंट क्या है, रैशनल नंबर से। ठीक है, जैसे मैं एक पॉलिनोमियल ले लूँ a0 प्लस a1x सॉल्व अप टू an x/n। अगर ये एक पॉलिनोमियल है जिसके कोएफिशिएंट a0, a1, an ये कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, Q से बिलोंग कर रहे हैं, तो इसके पास कितने ऑप्शन है, a0 के पास भी नेचुरल नंबर, इसके पास भी नेचुरल नंबर, इसके पास भी नेचुरल नंबर, और n डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो कितने ऑप्शन होंगे, फाइनाइट। तो देयरफॉर अलिफ नॉट अलिफ नॉट अलिफ नॉट n टाइम, तो देयरफॉर इसमें मैक्सिमम क्या आ रहा है, अलिफ नॉट, तो ये भी काउंटेबल है। तो देयरफॉर अगर ये काउंटेबल है तो अलजेब्राइक नंबर मैं क्या करूंगा, अलजेब्राइक नंबर ले लूंगा। तो कोई भी अलजेब्राइक नंबर, जैसे मैं लिख रहा हूँ x √2, तो ये एक अलजेब्राइक नंबर है। कैसे पता चला, ये किसी ऐसे पॉलिनोमियल का रूट है जिसका कोएफिशिएंट रैशनल से है। हम लोग क्या लिख सकते हैं, x² = 2, तो देयरफॉर x² - 2 = 0। तो ये एक पॉलिनोमियल है जिसका कोएफिशिएंट रैशनल से आ रहा है और √2 उसका सॉल्यूशन है, तो देयरफॉर √2 इज अ अलजेब्राइक नंबर। अब अलजेब्राइक नंबर में √3 भी आ जाता है, √5 भी आ जाएगा, √6 भी आ जाएगा, बट यहाँ पे सिर्फ प्राइम नंबर लिए, तो सारे अलजेब्राइक नंबर में से कुछ अलजेब्राइक नंबर को सेलेक्ट किए। बट मैं कह रहा हूँ जो अलजेब्राइक नंबर काउंटेबल है, तो सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। और ऐसे कितने एलिमेंट हैं, अगर प्राइम नंबर फाइनाइट, एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। अभी देखो ये चीज बताने का मेरा ये क्या था, एक तो ये तरीका हो गया, बट यहाँ पे ये एक लॉजिक तो हो सकता है, ये मुझे मेन एम था, मुझे अलजेब्राइक नंबर बताना था, बट यहाँ पे हम उससे भी अच्छा यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, हमें पता होता है नेचुरल नंबर, ये कैसा है, इस काउंटेबल है और इसकी कार्डिनिटी कितनी, अलिफ नॉट। ठीक है, नेचुरल नंबर अलिफ नॉट है, और नेचुरल नंबर के अंदर ही कंपोजिट नंबर आता है, प्राइम नंबर आते हैं, इवन नेचुरल नंबर आते हैं, ऑड नेचुरल नंबर आते हैं, ये सारे किसके अंदर आते हैं, नेचुरल नंबर के अंदर आते हैं। तो ये जो प्राइम है ये किसका सबसेट है, नेचुरल नंबर का। तो प्राइम नंबर, अगर नेचुरल नंबर काउंटेबल है तो उसके अंदर अगर मैं प्राइम नंबर लूँ तो वो भी काउंटेबल होगा। अगर प्राइम नंबर काउंटेबल है, जैसे कि 1 2 3 5 7, अगर मैं इसका रूट लिख दूं तो √2, √3, √5, √7, ये जो नंबर है ये नंबर इरेशनल आ रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि सेट के अंदर सारे इरेशनल नंबर हो, ये प्राइम ही है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट तो 4 ही है। और अगर मैं इसका रूट ले लूं तो इसका मतलब ये नहीं कि इसके नंबर ऑफ एलिमेंट बढ़ गए। अगर ये इरेशनल ले लिया तो इसका मतलब ये नहीं होता कि अब इसके पास
अनकाउंटेबल इरेशनल नंबर हो जाएंगे। मैंने प्राइम पे सिर्फ टोपी लगा दी, यानी कि उस पर रूट लगा दिया। अगर यहाँ पे 4 एलिमेंट थे तो यहाँ पे भी 4 ही एलिमेंट होंगे। और क्वेश्चन में यही कह रहा है कि आप सारे प्राइम नंबर ले लो और उसी प्राइम नंबर का रूट लगा दो। अब प्राइम नंबर ही, ये जो प्राइम नंबर है, अगर वो खुद काउंटेबल है क्योंकि वो नेचुरल नंबर का सबसेट है और वो भी कैसा है, काउंटेबली इनफाइनाइट है, तो उसका अगर रूट भी लगा दूं तो उसी के पास उतने ही एलिमेंट होंगे जितने कि प्राइम नंबर के पास है। और प्राइम नंबर के पास कितने एलिमेंट हैं, काउंटेबली इनफाइनाइट। काउंटेबली इनफाइनाइट इसलिए क्योंकि प्राइम नंबर खत्म नहीं होता, हर एक प्राइम नंबर के लिए मैं एक नेक्स्ट प्राइम नंबर डिफाइन कर सकता हूं। तो अब आपको आइडिया लग गया होगा। एक तो मुझे यहाँ पे प्राइम नंबर से हम बता सकते हैं, बट मुझे अलजेब्राइक नंबर के लिए डेफिनेशन बताना था। और दूसरी बात ये भी क्लियर करना था कि इरेशनल नंबर में अगर सारे इरेशनल नंबर आ जाए अनकाउंटेबल सेट के, तब हम कहते हैं अनकाउंटेबल है। बट अगर मैं कोई एक काउंटेबल सेट लेके उसमें पूछूं कि उसमें कितने इरेशनल होंगे, तो काउंटेबल सेट के अंदर इरेशनल तो काउंटेबल ही होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे इन काउंटेबल को इंक्लूड कर दो। जैसे मैं 2 सेट ले लूँ, 2 एलिमेंट वाला, इसके अंदर फाई डिफाइन कर दूँ और ई डिफाइन कर दूँ। अब इसके अंदर 2 ट्रांसडेंटल नंबर है और मैं ये बोलूँ एक सेट है जिसके पास 2 ट्रांसडेंटल नंबर है, तो इसका मतलब ये नहीं होता नंबर, मतलब ये सेट डिफाइन कर दिया वेयर p इज इक्वल टू पाई ई। अब इसमें 2 नंबर है और दोनों कैसे, इरेशनल है, इसके पास एलिमेंट 2 ही है। इसका मतलब ये नहीं कि ये अनकाउंटेबल हो जाएगा। अगर सारे इरेशनल नंबर काउंट करेंगे किसी इंटरवल के, किसको छोड़ के, एक्सेप्ट एम्प्टी और सिंगलटन, ये हमेशा याद रखना, सिंगलटन और एम्प्टी को साइड में रख के कोई भी इंटरवल ले लूं, अगर उसके सारे इरेशनल नंबर ले लूं या रियल के सारे इरेशनल नंबर ले लूं, तब हम कहेंगे कि वो अनकाउंटेबल होगा। अब देखते हैं, कह रहा है एस काउंटेबल होगा, हाँ, क्योंकि प्राइम नंबर काउंटेबल है तो प्राइम का ही रूट लगा के ले रहे हैं तो काउंटेबल। कार्डिनेटी एस सी के इक्वल होगी, नहीं। रियल नंबर की कार्डिनलिटी के इक्वल तो नहीं है। कह रहा है देयर एग्जिस्ट 1 1 ऑन 2 फंक्शन Q to S। जाहिर सी बात है, दोनों की कार्डिनलिटी अगर सेम है, Q का कार्डिनल नंबर काउंटेबली इनफाइनाइट अलीफ नॉट, S का भी अलीफ नॉट, तो होगा थर्ड राइट। 1 1 ऑन 2 फंक्शन R से S, तो ये तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि R, अच्छा यहाँ पे ऑन टू फंक्शन तो डिफाइन हो जाएगा, बट क्या नहीं डिफाइन होगा, 1 1 मैप डिफाइन नहीं होगा। क्योंकि R के पास अगर मैं सारे रैशनल ले लूँ उसके तब तो डिफाइन कर दूँ, लेकिन अगर सारे इरेशनल ले लूँ तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट होंगे जिसके लिए मुझे एस के पास इमेज नहीं मिलेंगे। तो देयरफॉर फोर्थ वाला क्या है, 1 1 नहीं है, ऑन टू तो है। बट ये कह रहा है कि दोनों फंक्शन, तो देयरफॉर रॉन्ग। तो फर्स्ट और थर्ड राइट हो जाएगा, बाकी सेकेंड और फोर्थ रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि विच ऑफ द सेट्स आर अनकाउंटेबल। नेचुरल नंबर कैसा है, काउंटेबल है, और पावर सेट की कार्डिनेटी हमेशा सेट के कार्डिनेटी से बड़ी होती है। तो देयरफॉर अलिफ नॉट की कार्डिनेटी क्या होगी, अरे नेचुरल नंबर की कार्डिनेटी अलिफ नॉट, उसके पावर सेट की कार्डिनेटी ये ग्रेटर देन होगी अलिफ नॉट से, नेचुरल नंबर की पावर सेट की कार्डिनेटी। और वी नो दैट कि नेचुरल नंबर और सी के बीच में कोई और कार्डिनेटी नहीं होता, तो देयरफॉर सी ही किसकी कार्डिनेटी है, नेचुरल नंबर के पावर सबसेट की, जो मैं बार बार यूज कर रहा हूँ कि रियल नंबर की कार्डिनेटी इज नथिंग बट नेचुरल नंबर के पावर सेट की कार्डिनेटी की इक्वल होती है। तो देयरफॉर ये क्या हो गया, P ऑफ n, ये क्या हो जाएगा अपने पास, क्या बोलते हैं इसको, P ऑफ n इज इक्वल टू अनकाउंटेबल। नेचुरल नंबर के फाइनाइट सेट ले लो। जब मैं नेचुरल नंबर के फाइनाइट सेट की बात कर रहा हूं ना, तो मैं एक, अच्छा नेचुरल नंबर के फाइनाइट सेट लेते कैसे, पहले वो देखो। P ऑफ f इज इक्वल टू n, इसका मतलब क्या है कि नेचुरल नंबर के सारे फाइनाइट सेट ले लो। तो सारे फाइनाइट सेट मतलब कैसे होंगे, S1 इज इक्वल टू एक एलिमेंट, S2 इज इक्वल टू 1 2 एलिमेंट, S3 इज इक्वल टू 1 2 3। ऐसा मत समझो 1 2 3, मैं सिर्फ एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ऐसे एलिमेंट जिसकी कार्डिनेटी कितनी होगी 1, ऐसे एलिमेंट जिसकी कार्डिनेटी कितनी होगी
2। तो मैं अगर S1 के पास कितने एलिमेंट हैं 1, S2 के पास कितने एलिमेंट है 2, S3 के पास कितने एलिमेंट है 3, तो ऐसे कितने सेलेक्ट कर सकता हूँ n एलिमेंट। तो फर्स्ट के पास 1 एलिमेंट, सेकेंड के पास 2 एलिमेंट, तो n के पास भी कितने एलिमेंट होंगे n एलिमेंट, और सबका यूनियन ले लूँ तो भी कितने एलिमेंट होंगे फाइनाइट एलिमेंट। अब फाइनाइट का जब मैं पावर सेट भी लूँगा ना तो भी कैसा होगा काउंटेबल ही होगा, काउंटेबल में भी फाइनाइट होगा। तो देयरफॉर अगर मैं नेचुरल नंबर के फाइनाइट सेट का लेके अगर उसका पावर सेट ले लूँ, मतलब सारे में फाइनाइट सबसेट ही ले रहा हूँ, तो वो हमेशा काउंटेबल होते हैं, वो भी फाइनाइट। तो देयरफॉर ये ऑप्शन क्या नहीं होगा, अनकाउंटेबल नहीं होगा, क्योंकि मैं वही सबसेट उठा रहा हूँ, नेचुरल नंबर के सिर्फ फाइनाइट सबसेट उठा रहा हूँ। तो फाइनाइट सबसेट में तो कैसे आ जाएंगे, एक के पास एक एलिमेंट वाला उठा लो, 2 एलिमेंट वाला उठा लो, 3 एलिमेंट वाले उठा लो, ऐसे कितने ऑप्शन है मेरे पास, बहुत सारे ऑप्शन है, मैं पूरा यूनियन ले लूँगा। तो काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, तो देयरफॉर ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड कह रहा है PC ऑफ n। अब PC ऑफ n मतलब काउंटेबल सेट। अब नेचुरल नंबर के काउंटेबल सेट, अब काउंटेबल में सब आ जाते हैं, उसमें फाइनाइट भी आ जाता है और वो भी आ जाता है, तो ये भी कितना होगा, तो ये दोनों सेम होंगे, लेकिन फाइनाइट वाले नहीं होते, ये चीज़ आपको याद करना है। P ऑफ n और P ऑफ फाइनाइट n। P ऑफ n क्या है, इसकी कार्डिनिटी अलीफ नॉट और इसकी इसकी कार्डिनिटी कितनी हो जाएगी C, और इसकी कार्डिनिटी सपोज P ऑफ n, सारे फाइनाइट सेट ले रहा हूँ, तो इसकी कार्डिनिटी काउंटेबल होगी, तो अलीफ नॉट, तो C अलीफ नॉट हमेशा क्या होता है, C हमेशा ग्रेटर वाला लेते हैं, याद रखना हमेशा ग्रेटर वाला ही लेंगे, तो ये भी अनकाउंटेबल आ जाएगा। तो देयरफॉर अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल, सिर्फ ये वाला अनकाउंटेबल नहीं होगा, तो ये आपको याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्विवेलेंट टू द ओपन इंटरवल। अब ओपन इंटरवल कितना भी छोटा ले लो एलिमेंट, तो इसके पास अनकाउंटेबल ही रहेंगे और इसकी कार्डिनेटर C के इक्वल ही रहेगी। क्यों, क्या है, काउंटेबल है, काउंटेबल में क्या, इसकी कार्डिनिटी किसके इक्वल है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर ने अलीफ नॉट के इक्वल है, इसकी कार्डिनिटी अलीफ नॉट के इक्वल है, और अलीफ नॉट का पावर सेट 2 रेज़ टू अलीफ नॉट दैट इज C, तो देयरफॉर ये इंटरवल के इक्वल है, क्योंकि इंटरवल की भी कार्डिनिटी कितनी होती है C मतलब राइट। Q का फाइनाइट सेट ले लो, काउंटेबल है, ये हट गया, Q का काउंटेबल सबसेट ले लो, तो ये भी राइट, पिछले बार के जैसा n को रिप्लेस कर दिया, मतलब ये राइट हो जाएंगे, सिर्फ सेकेंड ऑप्शन रॉन्ग। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम कार्डिनलिटी एज अ P ऑफ R। किसकी कार्डिनलिटी P ऑफ R के इक्वल होगी, R की कार्डिनलिटी C, तो P ऑफ R की कार्डिनलिटी कितनी होगी 2 रेज़ टू C, इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी C, तो P ऑफ C की कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी 2 रेज़ टू C, I की कार्डिनलिटी कितनी है C, तो P ऑफ C की कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी 2 रेज़ टू C, Z की कार्डिनलिटी कितनी अलीफ नॉट, तो P ऑफ अलीफ नॉट की कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी 2 रेज़ टू अलीफ नॉट, 0 1 की कार्डिनलिटी C, तो पावर सेट की कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी 2 रेज़ टू C। तो देखो इसकी कार्डिनलिटी 2 रेज़ टू C, इसकी कार्डिनलिटी 2 रेज़ टू C, इसकी कार्डिनलिटी 2 रेज़ टू C, सिर्फ ये एक लौता है कि Z के पावर सेट की कार्डिनलिटी कितनी होगी C, दैट इज 2 रेज़ टू अलीफ नॉट कितना होता है C, रियल नंबर के इक्वल होगा। तो देयरफॉर फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऑप्शन राइट है, बाकी फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, M यानी कि सेट ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम Z टू Q। मैंने आपको बताया था कि सेट ऑफ ऑल फंक्शन Z टू Q कैसे निकालते हैं, अगर A सेट है B सेट है और एक फंक्शन डिफाइन कर दूं, तो ऐसे कितने फंक्शन डिफाइन होंगे, हम लोग उसको लिखते हैं सेट ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम A टू B। सेट ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम A टू B, इसकी कार्डिनलिटी होती है B सेट के ऊपर A सेट के, B सेट की कार्डिनलिटी के ऊपर A सेट की कार्डिनलिटी लगा दो, वो उतने नंबर ऑफ फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। कह रहा है अनकाउंटेबल, Q कितना है अलीफ नॉट, पावर लगा दो अलीफ नॉट, अलीफ नॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ
ध्यान सुनो, अलिफ नॉट के ऊपर पावर लगाना है अलिफ नॉट, तो अलिफ नॉट रेस टू अलिफ नॉट ये कितना होगा, ये किसके बीच में आ रहा है, अगर मैं ध्यान से देखूं तो 2 रेस टू अलिफ नॉट इज लेस देन सी रेस टू अलिफ नॉट, ऐसे लिख सकता हूं मैं। और ध्यान सुनो, 2 रेस टू अलिफ नॉट ये कितना होता है सी, अरे रे रे, यहाँ दूसरे पेज पे ले लेते हैं। ये ध्यान, मैं क्या ले रहा हूं, अलिफ नॉट रेस टू अलिफ नॉट, ये किसके बीच में हो जाएगा, 2 रेस टू अलिफ नॉट और सी रेस टू अलिफ नॉट, ये आ जाता है सी। सी को कैसे लिख सकता हूं, 2 रेस टू अलिफ नॉट, तो अलिफ नॉट क्रॉस अलिफ नॉट क्या हो जाएगा, अलिफ नॉट, तो ये भी किसके इक्वल आ गया, 2 रेस टू अलिफ नॉट, और 2 रेस टू अलिफ नॉट कितना होता है सी। अगर ये वैल्यू इन दोनों के बीच में, इसका मतलब इसकी भी कोऑर्डिनेट कितनी हो जाएगी सी, तो देयरफॉर तो इसकी कोऑर्डिनेट कितनी हो जाएगी सी। ऐसे आर एस टू जेड निकाल रहा हूं, आर की कोऑर्डिनेट कितनी है सी, सी के ऊपर जब मैं पावर लगाऊंगा ये कितना हो जाएगा सी रेस टू अलिफ नॉट, एंड वी नो दैट कि सी को कैसे लिख सकता हूं 2 रेस टू अलिफ नॉट, अभी हमने देखा था अलिफ नॉट क्रॉस अलिफ नॉट, तो अलिफ नॉट क्रॉस अलिफ नॉट क्या होता है 2 रेस टू अलिफ नॉट, एंड 2 रेस टू अलिफ नॉट इज नथिंग बट सी, तो देयरफॉर इसका भी आंसर कितना हो जाएगा सी। तो ये दोनों ही अनकाउंटेबल है। थर्ड कह रहा है जेड क्रॉस आर, जेड क्रॉस आर का मतलब होता है अलिफ नॉट क्रॉस सी। अब अलिफ नॉट क्रॉस सी ये किससे लेस देन होगा 2 रेस टू अलिफ 2 रेस टू सी, और किससे लेस देन होगा सी रेस टू सी, तो हम लोग इसे प्रूव कर सकते हैं कि ये दोनों के बीच में होगा, तो देयरफॉर इसकी कोऑर्डिनेट कितनी होगी 2 रेस टू सी, दैट इज अनकाउंटेबल। आर रेस टू क्यू, सीधी सी बात है सी रेस टू अलिफ नॉट किसके इक्वल हो गया, ये दोनों इक्वल सेम कोऑर्डिनेट के हैं, तो देयरफॉर चारों के चारों क्या है अनकाउंटेबल, ये भी अनकाउंटेबल, ये भी अनकाउंटेबल, ये भी सब के सब अनकाउंटेबल। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, सेट एस डिनोट्स द सेट ऑफ ऑल सीक्वेंसेस विथ एलिमेंट 0 1 देन विच इज ट्रू। ये भी मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूं, रियल नंबर की कार्डिनैलिटी, एक सीक्वेंस ले लो जिसके हर एक एलिमेंट के पास ऑप्शन कितने हैं 2, उसी को तो कहते हैं रियल नंबर की कार्डिनैलिटी। एक सीक्वेंस ले लो, सीक्वेंस लेंगे, कितने एलिमेंट होते हैं सीक्वेंस में, फाइनाइट एलिमेंट A1 A2 चलते जाता है कंटिन्यू, इसके पास 0 1 2 ऑप्शन, इसके पास 0 1 2 ऑप्शन, कितने टाइम्स अलिफ नॉट टाइम्स, तो 2 को अगर मैं अलिफ नॉट टाइम्स लिखूं तो क्या हो जाएगा 2 रेस टू अलिफ नॉट, दैट इज सी की कार्डिनैलिटी। तो इस तरीके से भी डिफाइन करते हैं रियल नंबर की कार्डिनैलिटी इज नथिंग बट सेट ऑफ ऑल सीक्वेंसेस सच दैट द एवरी एलिमेंट हैज अ 2 चॉइसेस 0 1 और एनी एलिमेंट बट 2 एलिमेंट, तो उसे हम कहते हैं वो सेट की कार्डिनैलिटी, जो सीक्वेंस हम सेलेक्ट कर रहे हैं जिसके हर एक एलिमेंट के पास 2 2 ऑप्शन है, उस सेट की कार्डिनैलिटी किसकी इक्वल होती, रियल सेट के कार्डिनैलिटी की इक्वल हो सकती है। अब उसी से रिलेटेड ये कि एक सेट डिनोट कर रहा हूं हर एक सीक्वेंसेस जिसके हर एक एलिमेंट के पास 0 1 ऑप्शन है, एस काउंटेबल है नहीं, एस अनकाउंटेबल है हाँ, कह रहा है कि एस की कार्डिनैलिटी क्यू की इक्वल होगी, रॉन्ग, कह रहा है आर की इक्वल होगी, राइट, तो सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन राइट, बाकी फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं कि वही सेम क्वेश्चन है कि x डिनोट कर रहा है 2 पॉइंट सेट का, जिसके पास ये हम लोग स्टार्टिंग के 3 वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। x के पास 2 2 ऑप्शन है, एक्स जे के पास 2 ऑप्शन है, और ये कितने टाइम्स ले रहा है इनफाइनाइट टाइम्स, तो इसकी कार्डिनैलिटी कितनी हो जाएगी 2 रेस टू अलिफ नॉट,
दैट इज सी। तो क्या y काउंटेबल होगा? पहला ऑप्शन रॉन्ग, y अनकाउंटेबल है। सेकेंड कह रहा है कि एक्स जे का फाइनाइट ले लो, फाइनाइट मतलब काउंटेबल, और यूनियन भी काउंटेबल, तो काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। तो थर्ड ऑप्शन राइट। कह रहा है कि y की कार्डिनिटी 0 1 के इक्वल होगी, तो ये भी राइट। तो मतलब सेकेंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। अरे सेकेंड थर्ड फोर्थ नहीं, सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएंगे, बाकी फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन रॉन्ग। इसी के बेसिस पे 29 क्वेश्चन भी है, ये भी नेट का क्वेश्चन है, सेम उसी तरीके से क्वेश्चन है। इसमें भी यही कह रहा है कि एक सेट है एजे के पास, फाइनाइट सेट है, कम से कम 2 एलिमेंट है। वही कॉन्सेप्ट 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, रहेंगे तो फाइनाइट ही। ये मैंने आपको बता भी चुका हूँ बोर्ड पे कि कैसे ही करते हैं। इसका भी आंसर क्या होगा? एजे फाइनाइट सेट ही है, चाहे वो 1 एलिमेंट लो, 2 एलिमेंट लो, फाइनाइट रहेंगे तो फाइनाइट। सारे फाइनाइट सेट का यूनियन ले लो तो भी फाइनाइट होगा, तो देयरफॉर काउंटेबल सेट होगा, राइट। ये कह रहा है कि प्रोडक्ट ले लो, किसका? एजे का। मैं कह रहा हूं ए1 के पास कितने ऑप्शन है? एटलीस्ट 2 एलिमेंट बोला, 2 ऑप्शन। सेकेंड के पास 3 ऑप्शन, थर्ड के पास 4th ऑप्शन। रहेंगे कितने? फाइनाइट ही रहेंगे ना, 2 3 4, कहां तक जाएंगे? n तक जाएंगे। तो अगर मैं सबको n भी ले लूं तो भी n कितने होंगे? फाइनाइट। और फाइनाइट मतलब काउंटेबल, और यूनियन ले लूंगा तो भी काउंटेबल, तो देयरफॉर सेकंड ऑप्शन भी राइट। अरे राइट नहीं, रॉन्ग। काउंटेबल होगा, और ये कह रहा है अनकाउंटेबल, ये रॉन्ग हो गया। थर्ड कह रहा है एजे का इनफाइनाइट प्रोडक्ट ले लो। अब एटलीस्ट 2 एलिमेंट तो है, तो मैं कम से कम अगर 2 एलिमेंट भी ले रहा हूं सबके पास, तो भी 2 अलिफ नॉट कितना हो जाएगा? सी। तो ये ऑप्शन राइट है, अनकाउंटेबल। ये कह रहा है एजे का यूनियन ले लो, वो अनकाउंटेबल, ये तो वैसे ही रॉन्ग हो गया, क्योंकि ये राइट है तो ये रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम लेक्चर को यही एंड करते हैं। कह रहा है कि एक सेट लेना है 3 एलिमेंट का, बी सेट लेना है 5 एलिमेंट का। ए के पास 3 एलिमेंट है, बी के पास 5 एलिमेंट है। लास्ट लेक्चर में हमने ऑन टू फंक्शन का फॉर्मूला देखा था, हमने 1 1 और फंक्शन का तो ऑलरेडी देख चुके हैं। फंक्शन के पास कितने एलिमेंट होते हैं? कार्डिनिटी ऑफ बी रेज टू कार्डिनिटी ऑफ ए। 1 1 फंक्शन के पास अगर ए सेट है, बी सेट है, इसके पास n कार्डिनलिटी है, और सपोज इसके पास ये a सेट है और ये b सेट, इसकी कार्डिनिटी n, इसकी कार्डिनिटी r, तो टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितने होंगे? npr। तो ये आपको याद रखना है। वेयर n इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू r। अगर इक्वल हो गया तो n फैक्टोरियल या r फैक्टोरियल बोल दो। अगर ग्रेटर देन है, n अगर ग्रेटर देन है तो ये कंडीशन है, और n की वैल्यू अगर सपोज r ग्रेटर देन हो जाता है n से, मतलब डोमेन सेट की कार्डिनलिटी अगर को डोमेन के सेट की कार्डिनलिटी से ग्रेटर हो जाए, तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितने होंगे? 0। यही चेक करना है, एक बार चेक कर लेते हैं। देखो बी सेट की कार्डिनलिटी कितनी? 5, और ए सेट की कार्डिनलिटी 3। पहले तो 1 1 फंक्शन निकाल लो, 5/3। 5/3 होता है 125। चेक कर लेते हैं किसमें 125, इसमें 125, इसमें 243, रॉन्ग। टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितने होंगे? बी सेट की कार्डिनलिटी की p3। अब p3 कितना होगा? 5 × 4 × 3, जितने टाइम रहता है आज उतने टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, कम एक एक कम करके। 5 4 जा 20, 23 जा 60, तो देयरफॉर ये और ये राइट हो जाएंगे, बाकी सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। देख लेते हैं आगे कौन कौन से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31। देखो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ए और बी सारे ऑर्डर पेयर है r² से। ये सब कंडीशन दी है कि ए हमेशा बी से लेस देन सेलेक्ट करना है, ये हमने थर्ड या सेकेंड वीडियो में डिस्कस किया, आप वहाँ जाके देख सकते हो। बाकी मैं यहाँ पे हिंट दे देता हूँ, ये रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है। यहाँ का मैं कोई भी एलिमेंट सेलेक्ट कर सकता हूँ और उससे एक छोटा सेलेक्ट कर दूँ, तो मेरे पास यहाँ पे कितने चॉइसेस है? सी चॉइसेस है। अब यहाँ पे भी एक्चुअली यहाँ पे भी सी चॉइसेस है, बट यहाँ पे कितने भी चॉइसेस हो ये मैटर नहीं करता। यहाँ पे सी है, और जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो कार्डिनल नंबर जो ग्रेटर होता है उसी को मानते हैं, तो एक भी सी आ गया तो वैसे ही वो सी हो जाता है। ऐसे a + b क्यों बिलोंग करना है, तो मैं काम करता हूँ बी का कोई भी एलिमेंट ले लूँ, बी का कोई भी एलिमेंट ले लूँ
और उसी में उसका इनवर्स माइनस कर दूं, और रियल नंबर के अंदर हर एक नंबर का इनवर्स होता है। तो यहाँ पे अगर मैं 0 को छोड़ भी दूं तो मैं रियल नंबर कितने सेलेक्ट कर सकता हूँ 0 को छोड़ने के बाद भी अनकाउंटेबल, और उसके लिए कितने एलिमेंट होंगे मेरे पास पहले सेट के पास, इनवर्स अनकाउंटेबल। तो देयरफॉर एक भी अनकाउंटेबल आ गया तो कितने चॉइसेस आएंगे, ये कितने चॉइस आएंगे अनकाउंटेबल। ये भी देखो, या तो मैं इनवर्स सेलेक्ट कर दूं क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट जेड होना चाहिए, तो 0 क्या होता है, 0 जेड होता है। तो मैं बी कोई भी रियल नंबर सिलेक्ट करूं, उसको 0 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो आंसर क्या आएगा, कितने आएंगे आंसर, आंसर हमेशा कितने आने वाले, अनकाउंटेबल, क्योंकि सेकंड के लिए कितने ऑप्शन है, अनकाउंटेबल। या फिर मैं ए को कोई भी सी सेलेक्ट कर दूं, मतलब सी में से रियल नंबर में से कोई भी एलिमेंट, तो बी को 0 पुट कर दूं, तो एक के पास तो सी ऑप्शन वैसे भी आ रहे हैं। या फिर मैं सेकंड में से इनवर्स सेलेक्ट कर दूं, बी को कोई भी एलिमेंट ले लूं, ए को उसका इनवर्स सेलेक्ट कर दूं एक्सेप्ट 0, तो भी क्या होगा ये 0। और अगर बी को मैं 0 सेलेक्ट कर रहा हूं तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा, तो ए में कोई भी नॉन जीरो नंबर ले लो तो भी, यानी हर केस में ये अनकाउंटेबल ही आने वाला। ये तो डायरेक्टली ऑर्डर पेयर है कि पहले एलिमेंट क्यू से लेना है तो सेकेंड भी क्यू से लेना है, ये अलिफ नॉट ये भी अलिफ नॉट, तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, अलिफ नॉट। तो ये तो डायरेक्टली आ जाएगा, ये सब हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो देयरफॉर फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, ये भी आप फर्स्ट या सेकेंड वीडियो देख सकते हो, एक्सप्लेन किए हैं किसमें से ये काउंटेबल होता है, अरे ये अनकाउंटेबल होता है, ये काउंटेबल है, ये इसी का सबसेट है सेकेंड वाला, तो ये काउंटेबल होगा। और इसको हम लोग प्रूव करते हैं जिस तरीके से फाइनाइट वाला कॉन्सेप्ट यूज़ किए थे उसी तरीके से, कि ये क्या हो जाता है, काउंटेबल हो जाता है। ठीक है, अरे काउंटेबल नहीं, ये भी अनकाउंटेबल हो जाता है, मतलब फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाता है, बाकी सेकेंड थर्ड ऑप्शन रॉन्ग। ठीक है, तो बाकी सब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको सभी को क्लियर हुआ होगा सारे क्वेश्चंस। कुछ भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे आप बाकी सारे स्टूडेंट्स का डिस्कस कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पिछले वीडियोस के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। कंटिन्यूसली लेक्चर लो, जितना आप कंटिन्यूसली लेक्चर लोगे उतना आपके एग्जाम के लिए बेनिफिट होगा। बहुत टाइम है, डिटेल में एक एक एग्जाम्पल को करेंगे, क्योंकि जब आप एग्जाम में बैठोगे ना, वो टाइम पे आपके सामने माइंड में एग्जाम्पल्स होने चाहिए। जितना ज़्यादा एग्जाम्पल उतना ज़्यादा आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आज का लेक्चर ये एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।